अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 फर्दर आगे मूव करेंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 2 इसके डिस्कस करेंगे। अच्छा, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सेम लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, लेकिन पार्ट नंबर 1 जो था वो था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। आज का जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, पार्ट नंबर ए सेट्स दिए हैं आपको ए बी सी, ठीक है। वही बातें सारी कि ए और सी आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है और कुछ डिफरेंट है। बी और सी भी आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं क्योंकि इनमें भी कुछ एलिमेंट कॉमन है और कुछ डिफरेंट है। और ये जो ए और बी हैं ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है या सेम नहीं है। ये सारी वही बातें थी जो कल हम लोगों ने की थी, ठीक है जी। ये सारी की सारी वही बातें हैं जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी बातें आप लोगों को पता हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कि आज हमने इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। तो एसोसिएटिव लॉ वही है बेटा, इसको ब्रैकेट्स वाला लॉ भी कहते हैं कि पहले लेट्स सपोज बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है और उसको फिर ए के साथ सॉल्व करना है, ठीक है जी। और बाद में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और उसको सी के साथ सॉल्व करना है। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आना चाहिए। तो फटाफट से अपनी फिगर्स की तरफ चलते हैं। फिगर कैसी बनेगी? देखिए, पहले में लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी को पहले सॉल्व करना है, तो मैंने बी और सी के सेट्स ऊपर बनाए हैं और ए का नीचे बनाया है सेट, ठीक है जी। अब बी और सी आपस में क्या थे? बी और सी आपस में ओवरलैपिंग सेट्स थे, तो इसलिए मैंने इनकी ओवरलैप्ड वाली फिगर बनाई है। और ए और सी आपस में क्या थे? ए और सी भी आपस में ओवरलैपिंग सेट्स थे। ये देखें जी, ए और सी आपस में ओवरलैपिंग सेट्स थे, तो इसलिए इनकी भी ओवरलैप, ए की जो है सी के साथ ओवरलैपिंग वाली है, लेकिन बी के साथ देखें डिसजॉइंट है। बी और इसमें फासला है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह ए और बी डिसजॉइंट, और सी ए के साथ भी कॉमन एलिमेंट रखता है और बी के साथ भी कॉमन एलिमेंट रखता है, इसलिए दोनों को ओवरलैप कर रहा है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट थे फील्ड वर्क के लिए। अब हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो देखिए, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी में क्या कॉमन है? जो कॉमन वैल्यू होती है वो आपको पता है, हम आंसर में लिखते हैं। बी और सी में ये कॉमन है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यू को आंसर में लिखते हैं और बी और सी में ये कॉमन है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हमने बी और सी का, देखें बी सी का आंसर है 3 और 9, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा अब इसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। इसका हमने इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? ए के साथ। तो देखें 3 और 9 और ये पूरा ए का सेट है, ये पूरा ये वाला 6, 12, 2, 4, 8, 10। देखें 6, 12, 2, 4, 8 और 10, ये है ए का सेट। और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया? बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया 3 और 9। अब बताएं मुझे, क्या इस पूरे में और इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो हम आंसर में किसी चीज़ को नहीं लिखते। हम आंसर में किसी चीज़ को, हम अब सेकेंडली किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे और एंड पे लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस shows B intersection C and A intersection B intersection C is empty set because none of the element is सेम। क्या मतलब है जी इस बात के जो मैंने लिखी है? इस बात का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वाली जो हैं ये बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रही हैं, एंड ना लिखें। और दूसरा पॉइंट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये इतना ही सॉल्व होगा और इसके आगे कोई भी चीज़ शेड नहीं होगी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसमें इस तरह से होना था ये
कि पहले ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना था और फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना था। तो देखिए जी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इनके आंसर में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और फिर जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ तो तब भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। देखो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर किया, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी, एम्प्टी सेट आंसर आ गया। और जब भी आप किसी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं किसी भी और सेट के साथ, तब भी एम्प्टी सेट ही आंसर में आता है। तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो इसमें कोई भी चीज़ शेड नहीं होगी, यही आंसर में आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी सेट, सो none of the elements are shaded। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट था, इसलिए कोई भी एलिमेंट शेड नहीं हुआ, ठीक है। और सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो एम्प्टी। अगर एक एम्प्टी आ जाए और एम्प्टी सेट का ही दूसरे के साथ हम इंटरसेक्शन लें तो वो भी एम्प्टी सेट ही आता है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट था, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं था, इसलिए कोई भी एलिमेंट शेड भी नहीं हुआ। क्योंकि अब ये एम्प्टी आ गया तो दूसरे का भी आंसर एम्प्टी सेट ही आना है, ठीक है जी। तो इस तरह से साबित ये हो गया कि दोनों का ओवरऑल जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है, इसका भी क्या है, एम्प्टी सेट, और इसका भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर एम्प्टी सेट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होना था। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप स्कूल विज़िट करके पूछ लीजिएगा मुझसे, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।